सब्जेक्ट पर जो बात हो रही है, तो मेरे जो कांग्रेसी भाई जो हैं, वो एक बात का सिर्फ जवाब दे दे कि 2012 के अंदर 2012 के अंदर सिर्फ 35,000 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल था और इन्होंने 3,000 करोड़ की लागत उसके अंदर बताई थी। यानी ये 35,000 वर्ग किलोमीटर को 3,000 करोड़ रुपए में बना रहे थे, लेकिन आज उल्टा है कि लगभग दुगना 65,000 करोड़ 65,000 वर्ग मीटर को हम सिर्फ 970 रुपए करोड़ों में बना रहे हैं। असली जो इनके पेट में दर्द है, वो पेट में दर्द ये है कि लगभग दुगना क्षेत्रफल और 1/3 लागत में दुगना क्षेत्रफल ये बना के दिखा देंगे तो इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। आज मैं ये नहीं, सब 2012 में जब इसकी आवश्यकता थी तो 2022 में आवश्यकता खत्म तो नहीं हो गई, आवश्यकता तो बरकरार है। और निश्चित तौर पर यह बात मानो कि 2026 के अंदर जनसंख्या का विस्फोट जो हो रहा है, उस जनसंख्या विस्फोट के हिसाब से सांसदों की संख्या बढ़नी है, और जब सांसदों की राज्यसभा लोकसभा की सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो उनको कहां बैठा लेंगे? जब आज भी बैठाने की स्थिति नहीं है तो उस टाइम कहां बैठा लेंगे? तो इसलिए ये जो क्षेत्रफल है, ये जो बन रहा है, इसमें 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी और निश्चित तौर पर भविष्य को प्लान करते हुए इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम डेवलप, जैसे मैं आरपी उपाध्याय जी ने कहा, तो उन्होंने बिल्कुल निश्चित कहा कि डेवलपमेंट का काम रोका नहीं जा सकता। डेवलपमेंट के साथ साथ में जब काम होगा तो मजदूरों को काम मिलेगा, पैसा हिंदुस्तान में रहेगा, एक हमारी जो सिस्टम है वो आगे बढ़ेगा, जो आर्थिक मंदी है उस पर थोड़ी सी आगे को बढ़ाना चाहोगा। तो इसलिए ये प्रोग्रेस के काम को रोकना चाहते हैं। इन्होंने कार्यकाल में चीन के बॉर्डर पर सड़कें बनानी थी, नहीं बनाई, हॉस्पिटल बनाने थे, नहीं बनाए, लेकिन जो बहुत बड़ा घोटाला हो सकता था वो इन्होंने 2012 के अंदर मीरा कुमार ने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब, उसको उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। आप ये देखें कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस का उजागर सामने हो रहा है। जो ये इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे ना कि 1 रुपया देते हैं 15 पैसे तक नीचे आते हैं, वो आज सिद्ध हो गई। 1 रुपए काम 15 पैसे में भारत सरकार करके दिखा रही है, जिसको ये 1 रुपए में करते थे। यानी 85 पैसे जो भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होगा, ये इनके वजह। मैं उपाध्याय जी से, राज्य सरकारें सब भाजपा के पास है क्या? मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम की बात, भाजपा कांग्रेस, ठीक है, मैं जनता की बात रखिए। ठीक है, ओके, आरपी हो गई, ठीक है। देखो, बात बनाना बहुत आसान है, बात करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल पे आना बहुत मुश्किल है। आज हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जो कुछ बोल रहे थे, 70 साल में सिर्फ 2 हॉस्पिटल इन्होंने बनाए हैं, और इन्होंने 70 साल में कितनी समाधि स्थल बनाए हैं? आपने समाधि स्थल बनाने पर ध्यान दिया? आपने कितनी अधिक जमीन समाधि स्थलों पर यूज करी है, कितनी जमीन इन्होंने अस्पतालों में यूज करी है? आपने निश्चित तौर पर सिर्फ एक परिवार की चमचागिरी के अलावा देश के विकास की आज तक नहीं सोची। आज अगर देश का विकास हो रहा है, कम पैसों में हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है और ये जनता का ध्यान बटाने के लिए चीजों को इस तरीके से रख रहे हैं। और जो 2019 से ही विरोध कर रहे हैं, तो आज कोरोना का बहाना क्यों बनाया? ये तो कभी ना कभी कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। विकास इनके दिमाग में नहीं है। मैं जब वही बात कर रहा हूं कि बॉर्डरों पर डेवलप, सर मेरी सुनो जी, सरकार से सवाल तो पूछा जाएगा ना कि सरकार की प्राथमिकता क्या है? क्या प्राथमिकता को लेकर सवाल पूछना गलत है अनिल गोयल? सरकार की प्राथमिकता निश्चित तौर पर, पूरी सरकार आज कोरोना से लड़ने के लिए लगी हुई है, बिना किसी भेदभाव के लगी हुई है। अगर महाराष्ट्र को ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले महाराष्ट्र को ऑक्सीजन देती है, वहाँ कांग्रेस शासित राज्य है। आपकी तो एज हो गई है, मेरी एज से ज्यादा एज है आपकी। इसका ये मतलब नहीं कि आप वृद्ध है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आरबी उपाध्याय की तरफ से भी ये सवाल पूछ रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर में किसी की, ऐसा ईश्वर ना करे, मान लीजिए किसी के घर में कभी किसी की मृत्यु हो जाए और वो बेटा उस मृत्यु को साइडलाइन करके घोड़ी चढ़ जाए कि साहब आज तो शादी का डेट है, आज तो शादी निकल जाएगी, तो पूरे साल शादी नहीं होगी। तो उस वक्त उसको शादी ज्यादा जरूरी है या फिर जो मरा है उसकी अंत्येष्टि जरूरी है? जब भारत परेशान है, भारत में लगातार मौतें हो रही है, कोविड बेकाबू है, आप पूरा रिसोर्स पूरी तरीके से आपको लगना है
केवल देश को बचाने के लिए, इमरजेंसी लगाने के लिए, और इमरजेंसी यानी कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए बात करनी है, तो आप कहां बिजी हैं? आप सेंट्रल विस्टा में पैसा दे रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप बंगाल घूम रहे हैं, आप गली गली शहर शहर हर तरह की बातें कर रहे हैं। आपका पूरा फोकस इस वक्त देश को बचाने में लगना चाहिए अनिल गोयल, या घोड़ी चढ़ने में? घोड़ी चढ़ना ज्यादा जरूरी है क्या अनिल गोयल? आता हूं संजय गुप्ता। श्रीकांत जी निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, लेकिन उस परिस्थिति में अंतिम संस्कार भी होता है और घोड़ी पर भी चढ़ता है, शादी भी होती है और अंतिम संस्कार भी होता है। दोनों चीजों को व्यवस्था बना करके करी जाती है, कोई सी चीज टाली नहीं जाती। एक बात ये निश्चित तौर पर मैं ये बात भी उदाहरण के साथ कह सकता हूं हमारे हिंदू रीति रिवाज में, कि अगर किसी के फेरे पड़ने का समय आ रहा है और उस फेरे के पड़ने के समय में उनके घर का कोई वृद्ध आदमी प्राण त्याग देता है, तो भी उस बात को साइलेंट करके पहले लड़की को विदा करा जाता है, तब उसके अंतिम संस्कार के लिए जाया जाता है। काम दोनों ही होने हैं, तो निश्चित तौर पर हम डेवलपमेंट का काम नहीं रोक सकते, और डेवलपमेंट का काम नहीं रोक सकते। आज संसद जो है वो देश की गरिमा है, सबसे बड़ी पंचायत है, सारे विदेशी अतिथि वहां पर आकर आते हैं, सारी व्यवस्था को देखते हैं। उसमें एक हमारे देश का भविष्य नाम ऊपर हो गया अनिल गोयल जी, लेकिन ये जो मर रहे हैं रोज 4000, 5000, 10,000 लोग, ये आपके नाम पर काला धब्बा नहीं है, कीचड़ नहीं है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो सफाई कर देगी, चेहरे पे चमक ला देगी, लवली लगा देगी नरेंद्र मोदी को। संसद की गरिमा है श्रीकांत जी, जनता की कितनी गरिमाएं मर रही हैं। श्रीकांत जी, निश्चित तौर पर पूरी सरकार कोरोना से लड़ रही है, और पूरी जल थल नभ सेना भी लगी हुई है, और इस आज सारी व्यवस्था को आप देख रहे हो। नहीं, मैं नहीं हमारे जो नहीं, एसी रूम में नहीं, एसी रूम में बैठकर तो इन्होंने 70 साल में दो एम्स बनाए हैं। मैंने वो क्वेश्चन करा ना, उसका कोई जवाब नहीं आएगा। सिर्फ 2 एम्स और इन्होंने समाधि स्थल कितने बनाए, इन्होंने समाधि स्थल कितने बनाए, और समाधि स्थलों पर अनिल गोयल जी, मैं अरे एक सेकंड मेरी पूरी बात मेरी बात अरे है बाकी है सर, सुन तो लो, आप सुन लिया ना। अरे झूठ तो आप बोलते हो, झूठ तो आप बोलते हो। एक तरफ बात को मान भी रहे हैं और एक तरफ बात को झुटला भी रहे हैं, तो इसलिए दोनों में से एक काम करो। और दूसरा, मैंने अभी समाधि स्थल, अरे सर सुन तो ले, समाधि स्थल की मैंने बात की थी। जैनेन्द्र जी समाधि स्थल पर नहीं बोले कि कितने एम्स बनाए, कितने समाधि स्थल बनाए, कितनी एम्स में जगह दी, कितने समाधि स्थल में आपने कितने अस्पताल बनाए बता दो आप। आपने हवा नहीं दी आदमी को, हवा ऑक्सीजन इसे कहते हैं, आदमी दम घुट के मर रहे हैं, मुझे आप जिम्मेदार हैं। मुझे अरे जिम्मेदार तो सबसे बड़े आप हो, कोरोना फैला रहे हो, बॉर्डर पर बैठे तो नहीं फैला रहे, तुम्हारा अमित शाह तुम्हारे प्रधानमंत्री जाएंगे अनौठा बैठे हुए हो, और 3,000 महिलाओं के साथ। अरे जैनेन्द्र जी, आपका नंबर नहीं है ना, अब हमें बोलने दो ना। ये जितने विपक्षी दल हैं वो अपने गृहवान में झांक कर नहीं देखेंगे, सिर्फ सरकार का विरोध करेंगे, और सरकार काम कर रही है, इनके छटपटाहट है। अभी इस चुनाव के अंदर फिर भी बढ़ रही है, तो ये छटपटाहट ये दिखाई दे रही है कि हर तरीके से सरकार के कामों का विरोध करो, अपने गृहवान में झांक कर मत देखो। जैसे कि दुबे जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये स्टेट स्वास्थ्य मामला स्टेट का है, जहां पर कांग्रेसी सरकार है वहां पर सब कुछ गलत हो रहा है, उसको कोई देखने और सुनने को कहने को तैयार नहीं है। हर मामले में नरेंद्र मोदी। तो निश्चित जैनेन्द्र जी को पीछे बोलने की आदत, जैनेन्द्र जी बीच में क्यों बोल रहे हो? जैनेन्द्र जी बीच में क्यों बोल रहे हो? मतभेदों के बावजूद भी सरकारें काम करती है, और मुझे लगता है कि सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, और सरकारों को भी अपनी प्राथमिकता जो है वो सबसे पहले देखनी चाहिए। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में चर्चा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय सुहेल देव।